हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ फॉर्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, राइट, उन सभी के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट क्लास. So today I am going to discuss about the lecture number 2 of the living world. Lecture number 2. So today I am going to discuss about lecture number 2 of living world, जिसमें कि first of all I am going to discuss about the biodiversity. तो जो पहला टॉपिक है वो है biodiversity. What is exactly biodiversity? You must understand about this. देखिए, अगर बात करें biodiversity की तो biodiversity this is the term ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बायो ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है प्लस डाइवर्स। बायो मींस लाइफ एंड डाइवर्स मींस वेरियस फॉर्म। इट मीन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लाइफ फॉर्म आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म, राइट। हमारे प्लेनेट पे जितनी भी लाइफ फॉर्म सरवाइव करती हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सभी लाइफ फॉर्म डाइवर्स यानी कि डाइवर्स है, यानी कि वेरियस फॉर्म में पाई जाती हैं। इसलिए आप यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ विच प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट दैट यू कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, जिसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? इसे आप क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो द सम ऑफ ऑल स्पीसीज, इवन यू कैन से दिस इज द सम ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द प्लेनेट दैट यू कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो वी कैन सिंपली डिफाइन इट। तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? द सम ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट, जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है, उन सब के लिए आप एक सिंगल टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑन दिस प्लेनेट दैट यू कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लेनेट में अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे प्लेनेट पे लाइफ फॉर्म की। तो लाइफ फॉर्म अपने आप में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एक एस्टिमेशन के हिसाब से जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, राइट, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो लगभग कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, राइट। हमारे प्लेनेट पे इतनी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, 1.7 to 1.8 million species. Are you getting or not? This data is also given in NCERT book. According to May global estimate के हिसाब से, राइट, रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से जो नंबर ऑफ स्पीसीज थे, अकॉर्डिंग टू मे एस्टिमेट, रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से माना जाता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज में भी 5 मिलियन टू 30 मिलियंस, 5 मिलियन से 30 मिलियन तक भी स्पीसीज हमारे प्लेनेट पे हो सकती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। एवरी ईयर जो है हमें यहाँ पे नई नई आए दिन प्रजातियाँ मिलती रहती हैं, जिनको हम अपनी बायोडाइवर्सिटी में ऐड करते रहते हैं, जिनको हम काउंट करते हैं। एवरी ईयर यहाँ पे 15,000 तक स्पीसीज जो है डिस्कवर होती हैं एवरी ईयर। तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप में, राइट, बहुत ही लार्ज है यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ प्लांट्स, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनिमल्स। वेरियस फॉर्म ऑफ प्लांट्स होते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ एनिमल्स होते हैं, जिनके लिए आप बायोडाइवर्सिटी के नाम का जो टर्म है वो इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, वेरियस फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एनिमल्स। वेरियस फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन आवर प्लेनेट। वेरियस फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स जो है हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, या जितनी भी डाइवर्सिटी है, या जितनी भी लाइफ फॉर्म है, वो सभी की सभी लाइफ फॉर्म
राइट, डिपेंड करती है वहाँ, वो उनकी जो वैरायटी है वो डिपेंड करती है उनके सराउंडिंग एरिया के हिसाब से। डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन में डिफरेंट लाइफ फॉर्म पाई जाती है। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लाइफ फॉर्म पाई जाती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जितनी भी डाइवर्सिटी है, एक जो लार्ज डाइवर्सिटी है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इन विच दे सर्वाइव, राइट, डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल कंडीशन इन विच दे सर्वाइव। तो वहाँ पे उनकी कंडीशन, जिस कंडीशन में वो सर्वाइव करते हैं, तो उनमें उसी के हिसाब से अडेप्टेशन हो जाते हैं। अच्छा, नाउ अनदर थिंग कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लार्ज बायोडाइवर्सिटी क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, राइट, व्हाई दैट मच लार्ज बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑन आवर प्लेनेट। तो देखिए इसके जो रीजन है इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के, व्हाट आर द रीजंस ऑफ लार्ज बायोडाइवर्सिटी? नंबर 1, एडेप्टेशन इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट एडेप्टेशन डेवलप हो जाती है और उस एडेप्टेशन की वजह से एक नई स्पीसीज बन जाती है। दूसरा, फॉर अवॉइडिंग द कंपटीशन, राइट, कहीं पे अगर कंपटीशन बढ़ता है, राइट, बेसिक नेसेसिटीज के लिए या बेसिक फूड सोर्स के लिए, तो कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वो अपनी नेसेसिटीज को बदल लेते हैं ऑर्गेनिज्म, और अगर वो अपनी नेसेसिटीज को बदल देंगे तो उनके अंदर एडेप्टेशन हो जाएगी और उस एडेप्टेशन की वजह से, राइट, उनमें जो है एक उनसे एक नई स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है। अबाउट स्पीसीशन, जिसको आप स्पीसीज फॉर्मेशन कहते हैं, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन इवोल्यूशन चैप्टर ऑल्सो। तो यहाँ पे नेक्स्ट इज फॉर अवॉइडिंग कंपटीशन, आइसोलेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से भी यहां पे इतनी बड़ी लार्ज बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? दिस इज द सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन आवर प्लेनेट, एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो हमारे प्लेनेट पे जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, जितनी भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, वेरियस लाइफ फॉर्म, उनके लिए आप टर्म इस्तेमाल करते हैं बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे जो एक डाटा है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक, 1.7 to 1.8 मिलियन। रॉबर्ट मे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, इज दैट क्लियर, एक एस्टिमेट दिया कि लगभग 5 से 30 मिलियन तक स्पीसीज हो सकती है हमारे प्लेनेट में, इवन इनसे भी ज़्यादा हो सकती है। कुछ ऐसी भी स्पीसीज हैं जिनको हम हमारी जो कि हमारी पहुँच से बहुत दूर होती है, वी कैन नॉट रीच देयर, राइट, हम उनको डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसा भी पॉसिबल है, अगर हम उनको डिस्कवर करना चाहें, वी नीड टू एंटर इन देयर हैबिटेट, हम उनके हैबिटेट में एंटर करेंगे और उनके हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं और हमारी डिस्कवरी से पहले ही वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। और ऐसी भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती होंगी, राइट, जिनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए और हमारी डिस्कवरी के पहले ही वो प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये बड़ा ही एक हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये एक नामुमकिन सी कंडीशन हो जाती है कि सारी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर पाना या सारी स्पीसीज को डिस्कवर कर पाना। तो ये जितना भी यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है, इसमें वर्ल्ड की सभी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और भी मैंने बताया कि एवरी ईयर लगभग हम 15,000 स्पीसीज अराउंड डिस्कवर करते हैं। वर्ल्ड वाइड 15,000 न्यू स्पीसीज डिस्कवर हो जाती हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। और अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं इसके बारे में कि हमें पूरी डाइवर्सिटी के बारे में भी पता भी नहीं है, हम सभी स्पीसीज को डिस्कवर नहीं कर पाए। आर यू गेटिंग और नॉट? और काफ़ी सारी स्पीसीज हमारी डिस्कवरी से पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये भी कंडीशन पॉसिबल है। आर यू गेटिंग? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन डेवलप हो जाती हैं डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। इज दैट क्लियर? उनके जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं, जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, मुटेशन पढ़ा होगा आपने, तो मुटेशन हो जाता है।
आर यू गेटिंग और नॉट? या फिर कोई ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हो गया, एक मेन पॉपुलेशन से आइसोलेट होकर किसी दूसरी ज्योग्राफिकल कंडीशन में चला जाता है, तो उसमें वहाँ के हिसाब से एडेप्टेशन डेवलप हो जाती है। इसलिए ये काफ़ी सारे रीजन्स हैं, और भी काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं स्पीसीज इतनी बड़ी वेरियस लाइफ फॉर्म के डेवलप होने के पीछे। एग्जैक्टली, सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे पास इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, अब इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करेक्टराइज किया जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका नॉमेनक्लेचर, यानी कि उसका नामकरण। तो सबसे पहले किसी भी स्पीसीज को, किसी भी वैरायटी को या किसी भी स्पीसीज को जब आप डिस्कवर करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, और उसके बाद उसको जो है नेम प्रोवाइड किया जाता है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। ध्यान दीजिए प्लीज, नॉमेनक्लेचर इज अनदर टॉपिक। माय अनदर टॉपिक इज नॉमेनक्लेचर। तो देखिए, so this is all about biodiversity. Another topic is nomenclature that I am going to discuss now. ध्यान दीजिएगा प्लीज। The another topic is nomenclature. देखिए प्लीज। Now next is nomenclature. ध्यान दीजिए। तो बात करते हैं अबाउट नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर है क्या, आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए प्लीज। तो इसके बाद देखिए नॉमेनक्लेचर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, देयर आर कितनी सारी अपने आप में हमारे प्लेनेट पे एक बहुत ही बड़ी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, वेरियस लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे अगर वेरियस लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है हमारे प्लेनेट पे, अब इन वेरियस लाइफ फॉर्म का नॉमेनक्लेचर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लाइफ फॉर्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीसीज को, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी स्पीसीज हैं, किसी भी स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, यानी कि नामकरण, राइट? नॉमेनक्लेचर यानी कि नेम, किसी भी स्पीसीज की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पहली आइडेंटिफिकेशन होती है, पहली पहचान, उसका नाम होती है, यानी कि उसका नेम, राइट? तो नेम से उसको, राइट, उसके बारे में हम जो है एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में किसी के भी नाम से। अगर हमें किसी भी स्पीसीज का नाम नहीं पता है, राइट, और हमें सिर्फ उस स्पीसीज को हमने देखा है और हम उसका नाम नहीं जानते, आर यू गेटिंग और नॉट? तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं। हम उसकी उस स्पीसीज की हमारे माइंड में इमेज क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नॉमेनक्लेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों हुई और नॉमेनक्लेचर क्या है? हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम्स के बारे में बात करेंगे, राइट? अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम्स जो कि हम किसी भी स्पीसीज को प्रोवाइड करते हैं, साइंटिफिक नेम। अब इन नेम्स की क्या ज़रूरत है, इस नॉमेनक्लेचर की नीड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है? एज यू नो वेरी वेल कि हमारे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, राइट? अगर हम सिर्फ इंडिया जैसी कंट्री की बात करें तो इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी लैंग्वेज हैं, राइट, और इतनी सारी बोलियां हैं, राइट? तो यहाँ पे इतनी सारी वर्निकुलर लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। हमारी जो कंट्री है वो खुद अपने आप में एक डाइवर्सिफाई कंट्री है। किसी भी स्पीसीज़ का, हर स्पीसीज़ के लोकल नेम अलग अलग होते हैं, राइट? रीजन्स टू रीजन्स लोकल नेम्स वेरी करते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जाते हैं, और वहाँ पे उसी जो स्पीसीज़ का, यानी कि उसी प्लांट का या उसी एनिमल का नाम अलग अलग होगा वर्निकुलर लैंग्वेज में, लेकिन उसको आप वर्निकुलर लैंग्वेज में, राइट, अगर उस स्पीसीज़ के अगर हम वर्निकुलर लैंग्वेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, तो कितनी सारी लैंग्वेज में उस स्पीसीज़ के कितने सारे नाम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इसलिए एट द एंड साइंटिस्ट ने क्या काम किया, यहाँ पे एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करने का,
जिसमें कि ICBN, ICZN जैसी चीज़ें आती हैं, राइट। तो यहाँ पे उनको जो है स्पीसीज़ को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया, और वो नेम अपने आप में एक यूनिक नेम होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाता है। वर्नेकुलर नेम हो सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उस नाम को, उस पर्टिकुलर स्पीसीज को, उस पर्टिकुलर प्लांट को, या फिर उस पर्टिकुलर एनिमल को उसी नाम से जाना जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे है ये नॉमेनक्लेचर। सो हाउ यू विल डिफाइन अबाउट द नॉमेनक्लेचर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, नॉमेनक्लेचर है क्या? यू नो, नॉमेनक्लेचर, दिस इज द nomenclature क्या है? The process in which we provide the name to the species, किसी भी species को हम नाम प्रोवाइड करते हैं, by which they will known by the same name, इससे कि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जा सके। Are you getting or not? So the process in which we provide the name to the species that you call nomenclature. और यहाँ पे नेम प्रोवाइड क्या करना है? वो नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो स्पेशल होना चाहिए, एंड दैट शुड बी ए वेरी स्पेसिफिक नेम, एंड दैट नेम शुड बी राइट, जिससे कि उस नाम से उस स्पीसीज को पूरे वर्ल्ड में जाना जा सके। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में वी जनरली प्रोवाइड दी साइंटिफिक नेम। हम जो है साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, और साइंटिफिक नेम जो होता है ये अपने आप में एक यूनिक नेम होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? इट विल बी यूनिक एंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी। इज दैट क्लियर? तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक, एक यूनिक नेम और विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, जिसको आप साइंटिफिक नेम बोलते हैं, राइट, जिसको आप नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर से पहले एग्जाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है। नॉमेनक्लेचर से पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको, तो सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है बिफोर नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट। उस ऑर्गेनिज्म को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो नॉमेनक्लेचर पॉसिबल ही नहीं है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे इस सिस्टम में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, एंड आफ्टर दैट प्रोवाइड द नेम। और उसके बाद हम जो है नेम प्रोवाइड करते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर, उसको एक नाम प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ आया? अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कितने टाइप के हैं? आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द नॉमेनक्लेचर टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। एक चीज और, बिफोर टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आई हैव टू डिस्कस अबाउट कि यहाँ पे इन नेम्स को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है, यानी कि जो भी नेम प्रोवाइड किया गया है, राइट, जो कि एक कोड किया जाता है, नेम की जो कोडिंग है वो की जाती है एक इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, यानी कि एक रिकमेंडेशन किया जाता है नॉमेनक्लेचर का, राइट। रूल्स एंड रिकमेंडेशन जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कुछ इंटरनेशनल सिस्टम्स में, जिसका नाम है, जैसे कि यहाँ पे ICZN, दिस इज फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इनकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस ये सारे याद रखने हैं, एंड इट कैन फ्रेम एज क्वेश्चन ऑल्सो। तो ICZN इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ
जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये है यहाँ पे ICZN। दिस इज व्हाट, दिस इज ICZN, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसके बाद ICBN। अच्छा यहाँ पे एक चीज सही कीजिए आप, दिस इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉट क्लासिफिकेशन, इसको सही करना है आप लोग को। दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट, दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, राइट, ये याद रखना है आपको। ऐसे ही एक होता है इंटरनेशनल ICNB, दिस इज द इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICBN नॉमेनक्लेचर ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICNB यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। वहीं एक होता है ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, राइट, CP मतलब कल्टिवेटेड प्लांट। दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये these are the international system for the coding of nomenclature of different organisms। ऐसे ही एक होता है ICNVC, ICVCN sorry, ICVCN। Another one is ICVCN। This is the international code of viral classification and nomenclature, राइट। ये फुल फॉर्म लिखने के लिए एग्जाम में पूछ ली जाती है। आर गेटिंग और नॉट? यहाँ पे इन फुल फॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। Listen carefully about the types of nomenclature. Next is types of nomenclature that I am going to discuss now. तो जो nomenclature है, generally there are three types of nomenclature: binomial nomenclature, polynomial nomenclature, and trinomial nomenclature. देखिए प्लीज, binomial nomenclature, polynomial nomenclature, and trinomial nomenclature. So first of all I am going to discuss about the polynomial nomenclature. Polynomial nomenclature before the 1750. Now 1753 से पहले जो nomenclature होती थी वो polynomial nomenclature होती थी, यानी किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से नाम प्रोवाइड किया था, और ना वो नाम बड़े ही लंबे लंबे नाम होते थे। उनकी करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनके सारे करैक्टरिस्टिक्स को नाम में ऐड कर देते थे, तो नाम इतना लंबा हो जाता था कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स आ जाते थे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसको रिमेंबर, याद रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता था। तो पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है दैट इज कंप्लीटली, इसको जो है बाद में आउट कर दिया गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर को। तो यहाँ पे टाइप्स में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर, दिस इज द मल्टीपल नेम सिस्टम। तो मल्टीपल नेमिंग सिस्टम दैट यू कॉल्ड पॉलीनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि यहाँ पे काफी सारे नेम होते थे एक पर्टिकुलर स्पीसीज के, एक पर्टिकुलर प्लांट या एक पर्टिकुलर एनिमल्स के। यहाँ पे काफी सारे नाम होते थे जिसको आप बोलते हैं
polynomial nomenclature, or even you can say this is the multiple naming system. Is that clear? So polynomial nomenclature, or you can say this is multiple naming system. Is that clear to all of you? This is what? Multiple naming system, जिसको आप polynomial nomenclature बोलते हैं. यानी कि यहाँ पे जो नेम दिए जाते थे, नेम given to organisms on the basis of, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनका नामकरण किया जाता था, राइट? जो कि पूरी तरीके से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. ये इतने लंबे लंबे नाम याद रखना किसी के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इतने लंबे नाम याद रखना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो दिस इज कंप्लीटली डिस्कार्डेड क्लासिफिकेशन. सेकेंड इज ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन. ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन को काफी हद तक भी एक्सेप्ट दिस क्लासिफिकेशन. दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लेमार्क. ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लेमार्क. यहाँ पे हर स्पीसीज के, हर प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज के 3 नेम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन. काफ़ी हद तक इसको कई जगह पे एक्सेप्ट किया जा चुका है. आर यू गेटिंग और नॉट? जिसको आप ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं. दिस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लेमार्क. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क. उन्होंने ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन दी. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, ईच स्पीसीज हैव 3 नेम्स. हर स्पीसीज के 3 नेम्स होते हैं. 3 नेम्स, राइट? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो यहाँ पे 3 नेम, यानी कि यहाँ पे 3 डिफरेंट 3 नेम्स को बना के एक नाम बनाया गया, ट्राइनोमियल नेम नोमेनक्लेचर इसको आप बोलते हो. तो इस सिस्टम में 3 नेम्स होते हैं. तो ये 3 नेम्स, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको. इफ यू हर्ड अबाउट cauliflower, brassica, is that clear? This is the name of cauliflower, brassica, oleracea. Is that clear? Brassica, oleracea. Are you getting or not? This is the cauliflower name. Are you getting or not? Botrytis. Botrytis और आएगा इसमें 3 names. Botrytis. This is the 3 name system. Brassica, oleracea, botrytis. ऐसे ही कैबेज. ये तीनों ये स्पीसीज, कैबेज और cauliflower एक ही स्पीसीज से बिलोंग करती है, लेकिन इनकी वैरायटी अलग जाती है. Are you getting or not? Another one is Brassica, oleracea, botrytis था. इसके बाद क्या है? कैबेज का है Brassica, oleracea, राइट. इसका है Brassica, oleracea, botrytis है cauliflower का. इसका है capitata, राइट. इसमें यहाँ पे capitata आ जाएगा, ठीक है, capitata, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे नॉल खोल, एक वाइल्ड कैबेज है, वाइल्ड कैबेज. इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है Brassica, oleracea, राइट. Brassica, oleracea, and there is last name of this. तो Brassica, oleracea, botrytis, Brassica, oleracea, capitata, राइट. और इसका है Brassica, oleracea, colorapa. This is the name of wild cabbage, colorapa. Is that clear to all of you? तो यहाँ पे cauliflower, cabbage and nol khol, जिसको wild cabbage भी आप बोलते हैं, राइट. तो इन तीनों के देखिए 3 नेम नोमेनक्लेचर, 3 नेम. Brassica, oleracea कॉमन है सभी में, botrytis, capitata and
कोलोरेपा। ऐसी और भी लिख सकते हैं आप, राइट, जैसे कि गोरिल्ला। गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम होता है गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। 3 नेम सिस्टम्स आर देयर। एग्जैक्टली। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट नेम इज व्हाट? जो पहला नाम है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में, दैट इज द नेम ऑफ जीनस ऑफ स्पीसीज। ये किसी भी जीनस का नेम होता है। सेकंड जो नेम है स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट स्पेसिफिक एपिथेट या किसी भी स्पीसीज का नाम। एंड जो थर्ड नेम है वो है सब स्पीसीज नेम। सब स्पीसीज मतलब वैरायटी। ये तीनों वैरायटी वाइल्ड कैबेज की वैरायटी है, वाइल्ड मस्टर्ड से सॉरी डिराइव हुई, राइट। तो ये इनका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड दिस नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ये आपको नाम याद रखने हैं, लिख लीजिएगा, इसको लिख लिख के देखिएगा, यू विल इजीली लर्न इट। तो यहाँ पे ये है, राइट, साइंटिफिक नेम ऑफ दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इज इट क्लियर? इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, अनदर टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आल्सो। अनदर वन इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर that I am going to discuss now. Next is binomial nomenclature. देखिए प्लीज। आगे बात करते हैं अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिसन केयरफुली। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिस इज आल्सो बी नोन एज टू नेम सिस्टम। इसे आप टू नेम सिस्टम भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टू नेम सिस्टम। टू नेम क्लासिफिकेशन भी आप इसको बोलते हैं, टू नेम सिस्टम भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हर स्पीसीज के दो नाम होते हैं। देयर आर टू नेम्स ऑफ ईच स्पीसीज। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर there are two names of species. जो फर्स्ट नेम है that is genus name और जेनेरिक नेम भी आप उसको बोलते हैं, जेनेरिक नेम। इज दैट क्लियर? जो सेकंड नेम है that is स्पीसीज नेम और जिसको आप स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। दो नाम है, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बोहिन। एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था गैस्पर्ड बोहिन। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया। कुछ किताबों में ये भी मेंशन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, बट ही वाज द फाउंडर। उन्होंने इस सिस्टम को आगे एस्टेब्लिश किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, कैरोलस लिनियस ने। लेकिन अगर हम बात करें पहली बार, आर यू गेटिंग और नॉट, फर्स्ट टाइम दिस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बोहिन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैस्पर्ड बोहिन। उन्होंने पहली बार बाइनोमियल सिस्टम को, आर यू गेटिंग और नॉट, बाइनोमियल सिस्टम को प्रपोज किया। तो यहाँ पे ये जो बाइनोमियल सिस्टम को फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय गैस्पर्ड बोहिन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैस्पर्ड बोहिन, राइट। उन्होंने इसको प्रपोज किया।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इन हिज बुक। ये हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है कि इन्होंने प्रपोज किया? इन हिज बुक, जिसका नाम था पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका। उससे हमें एक क्लू मिलता है कि पहली बार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया गैस्पर्ड बोहिन ने। पाइनेक्स थिएटर बोटेनिका नाम की बुक से हमें ये एविडेंस मिलता है, एक क्लू मिलता है। इसके बाद फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको माना जाता है? फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कुछ लोग कैरोलस लीनियस भी बोलते हैं इसको। तो कैरोलस लीनियस ने पहली बार, दिस इज फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इज दैट क्लियर? इन्होंने भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया। इज दैट क्लियर? ये जो क्या नाम था इनका, कैरोलस लीनियस के बारे में बता रहा हूँ। ही प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इन हिज बुक। कौन सी बुक में दिए? इन स्पीसीज प्लैंटरम, या स्पीसीज प्लैंटरम बोलते हैं। तो स्पीसीज प्लैंटरम नाम की इन्होंने बुक लिखी और उसमें इन्होंने साइंटिफिक नेम, राइट, काफी सारे साइंटिफिक नेम दिए किसके? प्लांट्स के, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के। वहीं ही ऑल्सो प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के भी साइंटिफिक नेम इन्होंने प्रपोज किए इन सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे नाम की एक बुक लिखी इन्होंने, उसमें इन्होंने एनिमल्स के नाम को प्रपोज किया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब टू नेम सिस्टम, टू नेम नोमेनक्लेचर proposed by Gaspard Bohin, and it was written in his book Pinax Theatre Botanica, right? And the founder of the binomial nomenclature का मतलब क्या है? टू नेम कंपोनेंट्स, राइट? नंबर वन इज जेनेरिक नेम और जीनस, राइट? नंबर टू इज स्पीसीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। आर यू गेटिंग? और यहाँ पे the founder of this binomial nomenclature consider the Carolus Linnaeus. He proposed the scientific name of plants in his book Species Plantrum. वहीं he proposed the scientific names of animals in his books, right? Systema Naturae. So this is about the binomial nomenclature. Now I am going to discuss in detail. This binomial nomenclature is the most accepted nomenclature in present era, in modern trade, right? एंड यहाँ पे, राइट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी रूल्स। अब इसके जो साइंटिफिक नेम्स के जो रूल्स हैं, साइंटिफिक नेम्स को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रूल एंड क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, सो लिसन केयरफुली। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के लिए। अब वो साइंटिफिक रूल्स क्या क्या है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, सो लिसन केयरफुली अबाउट द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दीज आर द साइंटिफिक रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू और नोमियल मीन्स नेम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास क्या क्या रूल है? नोमेनक्लेचर, अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल कि एवरी नेम, द नेम विच यू प्रोवाइड टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज, or a particular plant or a particular animal, that should be, right, उसके टू नेम कंपोनेंट्स होने चाहिए। हैविंग टू नेम कंपोनेंट्स, ये कंपलसरी है। पहला, यहाँ पे पहला हैविंग टू नेम कंपोनेंट्स, तो टू नेम कंपोनेंट्स होने चाहिए, राइट। पहला फर्स्ट नेम कंपोनेंट इज जेनेरिक नेम, or even you can say genus, and the second name component is
स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट। तो दिस इज द फर्स्ट रूल कि यहाँ पे किसी के भी दो नाम होने चाहिए, दो नेम कंपोनेंट होने चाहिए। पहला जेनेरिक कंपोनेंट और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। एग्जैक्टली देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम राइट ऑफ मैंगो प्लांट। तो यहाँ पे टू नेम कंपोनेंट है, दिस इज फर्स्ट नेम कंपोनेंट, दिस इज सेकंड नेम कंपोनेंट। दिस इज जीनस और जेनेरिक कंपोनेंट, दिस इज द जेनेरिक कंपोनेंट एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। तो फर्स्ट वन विल बी जेनेरिक कंपोनेंट एंड दूसरा जो होगा वो उसके बाद वाला स्पेसिफिक एपिथेट। तो टू नेम कंपोनेंट्स होने जरूरी है। सेकंड इज राइट, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है इसका फर्स्ट लेटर इट शुड बी कैपिटल लेटर एंड द सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर इट शुड बी स्मॉल लेटर। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। वहीं फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इट शुड बी स्मॉल। देखिए यहां पे ये पहला लेटर कैपिटल है और इसका पहला लेटर स्मॉल। तो जेनेरिक कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर राइट क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। सो दिस इज द अनदर रूल। तीसरा रूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, it should be written in Latin language. It should be the word of Latin language. ये Latin language का वर्ड होना चाहिए। Latin language को dead language भी कहा जाता है। Exactly, this is also be known as dead language. तो ये जो नाम है ये Latin language का है, but it should written right in the form of इटैलिक्स। इसको इटैलिक्स फॉर्म में लिखना है राइट। इफ यू आर डूइंग अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको इटैलिक्स फॉर्म में भी लिखना होता है। तो इट शुड रिटन इन लैटिन लैंग्वेज एंड इटैलिक फॉर्म एंड इटैलिक्स फॉर्म मतलब दिस इज समवॉट एक कर्सिव राइटिंग जो होती है इटैलिक्स फॉर्म राइट, उस फॉर्म में इसको लिखना है। तो दिस इज थर्ड रूल। फोर्थ रूल इज व्हाट? आफ्टर हैंड रिटन ये जो नेम होना चाहिए शुड बी अंडरलाइन। देखिए मैंने हैंड रिटन लिखा है तो इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। इफ यू नॉट अंडरलाइन दिस नेम राइट इट विल बी इनकरेक्ट। तो अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इसको प्रिंटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं तो प्रिंटिंग फॉर्म में इसको आप इटैलिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं राइट। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन हैंड रिटन फॉर्म में इसको आप किसी भी फॉर्म में लिखिए, लेकिन उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। दोनों लाइंस को, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये बात आपको याद रखनी है। इट शुड बी अंडरलाइन आफ्टर हैंड रिटन। अनदर पॉइंट, आफ्टर हैंड रिटन नेम ऑफ ऑथर, जिसने वो नाम दिया, आफ्टर हैंड रिटन नेम ऑफ ऑथर और डिस्कवरर, जिसने उसको डिस्कवर किया, नेम ऑफ ऑथर और डिस्कवरर शुड बी रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। हैंड रिटन के बाद ऑथर का नाम मेंशन करना भी जरूरी है, या डिस्कवर जिसने किया है उस डिस्कवरर का नाम भी मेंशन करना जरूरी है, बट दैट शुड बी इन एब्रीवेटेड फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, बट द ऑथर ऑफ दिस नेम वाज फर्स्ट टाइम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो इसको आपको एब्रीवेटेड फॉर्म में यहाँ पे आपने नाम लिख दिया लिन, दिस इज द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ लिनियस। तो ये भी मेंशन करना जरूरी है। दिस इज ऑल्सो द साइंटिफिक रूल। Are you getting?
तो ये भी साइंटिफिक रूल है। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखना है, जो नेम है जेनेरिक कंपोनेंट का, उसमें जो नंबर ऑफ लेटर है नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन 6, नॉट लेस देन 3 सॉरी एंड नॉट मोर देन 12। तो लेटर ऑफ जेनेरिक कंपोनेंट में मैक्सिमम और मिनिमम लेटर्स कितने होने चाहिए? लेटर्स इन, ये भी आपको बात याद रखनी है, लेटर्स इन जेनेरिक कंपोनेंट। तो जेनेरिक कंपोनेंट में जो लेटर्स होने चाहिए मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12, 3 to 12 लेटर्स। इससे ज़्यादा जेनेरिक कंपोनेंट के लेटर्स नहीं होने चाहिए, इस वर्ड के इससे ज़्यादा लेटर्स नहीं होने चाहिए। एक यहाँ पे कुछ ये जो है ये मेजर रूल्स हैं, दीज आर दी मेन और मेजर रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम, राइट। इसके अलावा साइंटिफिक रूल से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चलिए सपोज दैट किसी भी साइंटिस्ट ने अगर किसी भी स्पीसीज का नाम दिया और अगर वो गलत हुआ, उसके बाद राइट उस साइंटिस्ट का नाम, जिसने वो नाम गलत दिया है, उस साइंटिस्ट का नाम वहाँ पे ब्रैकेट फॉर्म में आएगा। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने उसको करेक्ट किया है, उस साइंटिस्ट का नाम सिंपल वे में आएगा, राइट। ये बात भी आपको याद रखना है। इफ साइंटिस्ट गिवन रॉन्ग नेम, जो साइंटिस्ट किसी भी स्पीसीज का गलत नाम दे देता है, राइट, उस साइंटिस्ट का नाम, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट शुड बी रिटन इन ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। एंड द साइंटिस्ट who correct that name, right, that name will be mentioned after the bracket. ये पॉइंट भी आप लिखिएगा। Scientist who correct the name, उसका जो नाम होना चाहिए, the name of that scientist written after bracket, ब्रैकेट के बाद उसका नाम लिखना जरूरी है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। तो अगर साइंटिस्ट का नाम, किसी साइंटिस्ट ने किसी नेम को प्रपोज किया और वो नाम गलत हुआ, तो उस साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में लिखिएगा, और उस साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में लिखने के बाद जिस साइंटिस्ट ने उस नाम को सही किया होगा, उस साइंटिस्ट का नाम आपको उस ब्रैकेट के बाद लिखना है। तो उसका एक मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है जिसका नाम है शुगा कैनेडेंसिस, हाँ, शुगा कैनेडेंसिस। तो शुगा, राइट, एक सेकंड, स्पेलिंग सही लिखते हैं। देखिए साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन करना जरूरी है। शुगा कैनेडेंसिस, दिस इज द नेम, राइट। दिस नेम वाज करेक्ट बाय सेलिस। सेलिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नेम को करेक्ट किया, राइट। लेकिन इस नेम को इनकरेक्ट किसने बताया था पहले? लिनियस ने। देखिए लिनियस ने ये साइंटिफिक नेम गलत दिया था। इसका जो साइंटिफिक नेम दिया था इस प्लांट का, लिनियस ने वो गलत नाम दिया। तो लिनियस के नाम को आपने ब्रैकेट में लिख दिया। जिसने उस नाम को गलत प्रपोज किया उसका नाम ब्रैकेट में, और जिसने उस नाम को करेक्ट किया ब्रैकेट के बाद उसका नाम, तो इसका नाम भी आपने मेंशन कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये तरीका, इसका जो नाम दिया था लिनियस ने, इसका जो नाम दिया था लिनियस गिवन द नेम पाइनस कैनेडेंसिस। पाइनस कैनेडेंसिस नाम दिया था लिनियस ने, लेकिन बाद में सेलिस नाम के साइंटिस्ट ने इसको करेक्ट कर दिया। तो जिसने रॉन्ग नाम दिया, लिनियस ने रॉन्ग नाम दिया, उसको ब्रैकेट में रखा, और करेक्ट किया सेलिस ने, उसको फिर उस नाम के ब्रैकेट के पीछे लिख दिया। तो ये भी एक रूल है एग्जैक्टली। इसके अलावा यहाँ पे कहीं कहीं साइंटिफिक नेम में टोटोनिम देखा जाता है। व्हाट इज टोटोनिम एग्जैक्टली? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। टोटोनिम मतलब अगर जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट नेम सेम हो, इसे आप टोटोनिम कहते हैं।
एंड दिस इज नॉट वैलिड फॉर प्लांट्स। ICBN में ये वैलिड नहीं है, प्लांट्स नोमेनक्लेचर में वैलिड नहीं है, ये सिर्फ एनिमल्स नोमेनक्लेचर में ICZN में वैलिड है। तो इसे आप टोटोनिम कहेंगे। तो टोटोनिम क्या है? इफ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट नेम आर सेम, अगर दोनों नाम सेम है, दिस इज कॉल्ड टोटोनिम। दिस इज, ये बात याद रखनी है आपको, नॉट वैलिड फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, बट दिस इज वैलिड फॉर ICZN यानी कि एनिमल्स नोमेनक्लेचर के लिए ये वैलिड है। टोटोनिम के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। टोटोनिम का, इसको आप टोटोनिम कहते हैं। टोटोनिम इज नॉट वैलिड फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, बट दिस इज वैलिड फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर, राइट? देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। तो दिस इज वैलिड फॉर एनिमल्स नोमेनक्लेचर या ICZN के लिए इसको वैलिड माना जाता है। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस, ध्यान दीजिए। ICZN के लिए इसको जो है वैलिड माना जाता है, लेकिन प्लांट्स के लिए इसको वैलिड नहीं माना जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। टोटोनिम का एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ टोटोनिम नेजा, नेजा या नाजा, नाजा भी इसको बोलते हैं। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। जो कोबरा स्नेक होता है उसका साइंटिफिक नेम है, देखिए। जेनेरिक इज सेम, स्पेसिफिक एपिथेट इज आल्सो सेम, नेजा, नेजा। जेनेरिक का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, राइट? ऐसे ही रैटस, रैटस, दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर रैट। तो देखिए जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है, सेम। गोरिल्ला, 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 मतलब टोटोनिम का एग्जांपल है। एंड दिस इज नॉट वैलिड फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर, दिस इज ओनली वैलिड फॉर एनिमल नोमेनक्लेचर, राइट? प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए वैलिड नहीं है, एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए वैलिड है, राइट? तो ये हो गया टोटोनिम। इसके बाद अनदर टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी से आपका मतलब समझ में आता है कि प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। सपोज दैट किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्लांट के, किसी भी एनिमल्स के दो नाम हैं, टू नेम प्रपोज्ड फॉर एनी प्लांट, फॉर एनी एनिमल्स, लेकिन दोनों नाम में से जो नाम पहले दिया गया है, राइट, वो वैलिड होगा, और जो दूसरा नाम होगा दैट विल बी द सिनोनिम ऑफ द फर्स्ट वन। सिंपल। अगर सपोज दैट मेरे दो नाम हैं, मेरा पहला नाम, राइट, किसी ने रखा, दूसरा नाम किसी और ने रखा, तो आई हैव टू नेम्स। बट प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या कहता है कि जो मेरा पहला नाम होगा, राइट, जो पहली बार मुझे नाम दिया गया, दैट विल बी माई वैलिड नेम, और जो दूसरी बार मेरा नाम दिया वो सिनोनिम होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है। आपने देखा होगा किसी किसी के दो नाम होते हैं। इज दैट क्लियर ऑफ? स्कूल में कुछ होता है डोमेस्टिक नेम, पैट नेम कुछ अलग होता है ना? तो जो नाम पहले दिया जाता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। इसे आप प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं। सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, इफ टू नेम proposed of any species, किसी भी स्पीसीज के अगर दोनों नाम प्रपोज किए गए हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट नेम या जो अर्लियर नेम होगा, और जो सबसे पहले दिया गया फर्स्ट नेम विल बी वैलिड, एंड सेकंड नेम, जो सेकंड नेम होगा जो बाद में दिया गया, तो लेटर नेम होगा, दैट विल बी सिनोनिम ऑफ फर्स्ट वन, सिनोनिम ऑफ फर्स्ट वन। ये पहले वाले का सिनोनिम होगा, राइट? बट वो फर्स्ट नेम 1753 के बाद होना चाहिए। 1753 में स्पीसीज पैलेंड्रम नाम की एक किताब लिखी थी कैरोलस लिनियस ने। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लग रहा है 1753 के बाद, उससे पहले नहीं। सपोज दैट उससे पहले किसी ने नाम दिया, 1753 से पहले किसी ने नाम दिया,
दैट विल बी कंप्लीटली इनवैलिड। 1753 के बाद जो पहला नाम होगा और 1753 के बाद जो दूसरा नाम होगा, क्योंकि 1753 में स्पीसीज प्लैंट्रम को पब्लिश किया गया, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बना था। आर यू गेटिंग और नॉट? ये पॉइंट भी लिखिएगा, दैट फर्स्ट नेम should be given after 1753। 1753 को क्यों लिया हमने? क्योंकि 1753 में कैरोलस लिनियस ने स्पीसीज प्लैंट्रम नाम की बुक पब्लिश की थी। तो 1753 से अगर कोई पहले नाम दिया गया है उसको आप इसमें कंसिडर नहीं करते। 1753 के बाद जो भी नाम दिए गए होंगे, सपोज दैट 1753 के बाद एक ही नाम दिया गया है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो ही नाम रहेगा। लेकिन 1753 के बाद पहला किसी ने नाम दिया, उसके बाद दूसरा किसी ने नाम दिया, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर सपोज दैट एक नाम 1753 के बाद दिया है और एक नाम 1753 से पहले लिया है, तो 1753 से पहले वाले को कंसिडर नहीं किया जाएगा। दोनों नाम 1753 के बाद होने चाहिए, राइट। और उसमें पहले वाले नेम को वैलिड माना जाएगा और दूसरे वाले नेम को सिनोनिम ऑफ फर्स्ट वन। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।